नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। कहते हैं, और शायद ये मार्क ट्वेन ने कहा था, इतिहास खुद को दोहराता नहीं पर तुकबंदी जरूर करता है। आज हम यूरोजोन की अर्थव्यवस्था में एक ऐसी ही दिलचस्प तुकबंदी, एक बड़े बदलाव की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। आज की हमारी ये गहन चर्चा केंद्रित है फ्रांस और इटली के सरकारी बॉन्ड यील्ड्स पर। ये लगभग बराबर हो गए हैं। बॉन्ड यील्ड्स मतलब सरकार के लिए उधार लेने की लागत, और ये यूरोजोन के लिए एक बिल्कुल नई अभूतपूर्व स्थिति है, क्योंकि हमेशा से तो फ्रांस को ज्यादा मजबूत माना गया। और इटली को ज्यादा जोखिम भरा। बिल्कुल ये एक बड़ा शिफ्ट है। जी। हमारी आज की ये पड़ताल इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक काफी महत्वपूर्ण लेख पर आधारित है। और देखिए, ये विषय न केवल यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और यूरोपीय राजनीति की नब्ज को दिखाता है, बल्कि उन सब के लिए भी काम का है जो दुनिया में हो रहे आर्थिक बदलावों को समझना चाहते हैं। तो हमारा मकसद है इस घटनाक्रम की, कह सकते हैं, आलोचनात्मक विवेचना करना। ऐसा क्यों हो रहा है और इसके मायने क्या हैं? हाँ, मतलब तय तक जाना। बिल्कुल। तो आइए इस उलझी हुई तस्वीर को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर यूरोजोन की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ये बराबरी का खेल क्यों चल रहा है? तो शुरुआत करते हैं कुछ बुनियादी तथ्यों से। फ्रांस और इटली दोनों के 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर यील्ड, मतलब वो ब्याज दर जो सरकार को चुकानी पड़ती है, वो अब लगभग एक ही लेवल पर है, करीब 3.48%। जी हाँ, और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बाजार के भरोसे का एक पैमाना है, एक इंडिकेटर है। और ये बदलाव ये तो बहुत तेजी से हुआ है ना? हाँ, बहुत तेजी से। इसी साल अप्रैल में इन दोनों देशों की यील्ड्स के बीच का जो अंतर था, जिसे हम स्प्रेड कहते हैं, वो लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स था, मतलब 0.50%। अच्छा। और अगर थोड़ा और पीछे जाएं, 2020 में कोविड संकट के दौरान, तो ये अंतर 200 बेसिस पॉइंट्स यानी पूरे 2% तक पहुंच गया था। 2%? बाप रे। हाँ, और अब एलएससीजी का डेटा बताता है कि ये घटकर लगभग शून्य हो गया है, 0। तो ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब निवेशक अब इसका सीधा मतलब यह है कि निवेशक जो अपना पैसा इन देशों को उधार दे रहे हैं, वो अब फ्रांस, जिसे हमेशा से यूरोजोन का कोर यानी मजबूत हिस्सा माना गया, और इटली, जिसे अक्सर परिधीय यानी कमजोर कड़ी समझा गया, इनके उधार चुकाने के जोखिम को लगभग बराबर आंक रहे हैं। बराबर? ये तो बिल्कुल नई बात है। जी हाँ, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये निवेशकों की सोच में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। सालों से जो धारणाएं बनी हुई थी, वो अब टूट रही हैं। जो फ्रांस कभी जर्मनी के साथ यूरोजोन की नींव माना जाता था, आज उसकी साख इटली के बराबर देखी जा रही है। कम से कम बाजार की नजरों में तो यही सच है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए पहले फ्रांस की स्थिति को समझते हैं। लगता है यहाँ कहानी का जो मुख्य विलेन है, वो राजनीतिक अस्थिरता है। काफी हद तक, हाँ। हाल ही में फिच रेटिंग्स, जो एक बड़ी एजेंसी है, उसने फ्रांस की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग घटा दी। क्रेडिट रेटिंग, आसान भाषा में कहें तो, देश की उधार चुकाने की क्षमता का रिपोर्ट कार्ड होता है। बिल्कुल। तो रेटिंग घटने का मतलब है कि एजेंसी का भरोसा कम हुआ है, और इस कटौती से फ्रांस ने अपना वो प्रतिष्ठित AA दर्जा खो दिया। ये उसके लिए एक रिकॉर्ड निचला स्तर है। हाँ, ये एक बड़ा झटका था फ्रांस के लिए। और ये हुआ क्यों? क्योंकि विपक्षी दलों ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरो की सरकार गिरा दी। वजह? उनकी बजट कटौती की अलोकप्रिय योजनाएं। और फिर तुरंत राष्ट्रपति मैक्रों को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ा, सेबास्टियन लेकॉर्नू। हाँ, और सोचिए, 2 साल से भी कम समय में ये फ्रांस के 5वें प्रधानमंत्री हैं। 5वें। यही तो बात है। यहीं पर निवेशकों की चिंता बढ़ जाती है। ये जो लगातार सरकारें बदल रही हैं, इससे देश के वित्त प्रबंधन, मतलब खर्च और कमाई का जो हिसाब किताब है, उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। घाटे को काबू में रखना एक बड़ी चुनौती बन गया होगा। हाँ, फ्रांस पहले से ही यूरोपीय संघ के उस अनुशासनात्मक दायरे में है, क्योंकि उसका घाटा तय सीमा से ज्यादा है, और 2026 तक उसे घाटा जीडीपी के 4.6% तक लाने का लक्ष्य है, जो अब और मुश्किल दिख रहा है। और दूसरी एजेंसियों का क्या रुख है? एक और रेटिंग एजेंसी है S&P ग्लोबल। उसने भी फ्रांस के रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक कर दिया है। ये एक तरह से चेतावनी है कि भविष्य में एक और रेटिंग कटौती हो सकती है। ओह। तो
इन सब वजहों से निवेशकों का भरोसा डगमगाया है और नतीजा वो फ्रांस को उधार देने के लिए ज्यादा ब्याज मांग रहे हैं, यानी यील्ड बढ़ रही है। अच्छा, तो ये तो हुई फ्रांस की कहानी। अब अगर हम इटली की तरफ देखें तो वहां तस्वीर कुछ अलग है। हाँ बिल्कुल, फ्रांस की इस उथल-पुथल के मुकाबले इटली में पिछले कुछ समय से कह सकते हैं तुलनात्मक राजनीतिक स्थिरता दिख रही है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार अब तक तो टिकी हुई है और साथ ही सरकार का जो खर्च और कमाई के प्रबंधन का नजरिया है, जिसे राजकोषीय दृष्टिकोण कहते हैं, वो भी बाजार को थोड़ा बेहतर लग रहा है, कम से कम फ्रांस के मुकाबले। तो क्या वहां कर्ज वगैरह की स्थिति सुधरी है? पिछले कुछ समय में इटली के कर्ज से जुड़े अनुमानों में थोड़ी कमी आई है। इससे उसकी बॉन्ड यील्ड्स पर दबाव कम हुआ है, मतलब उसके लिए उधार लेना थोड़ा सस्ता हुआ है। और विदेशी निवेशक, उनका क्या रुख है? उनका भरोसा भी बढ़ा है। इटली के सेंट्रल बैंक के आंकड़े बताते हैं कि जून महीने में विदेशी निवेशकों ने इटालियन सरकारी बॉन्ड्स की रिकॉर्ड खरीदारी की। जून 2019 के बाद से ये किसी एक महीने में हुई सबसे बड़ी नेट खरीदारी थी। लेकिन एक मिनट, क्या विदेशी होल्डिंग का जो स्तर है वो कहानी का दूसरा पहलू नहीं दिखाता? मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक मई तक विदेशी निवेशकों के पास इटली के कुल सरकारी कर्ज का लगभग 32% हिस्सा था, जबकि फ्रांस के मामले में ये आंकड़ा मार्च अंत तक करीब 55% था। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि फ्रांसीसी बाजार अब भी विदेशी पूंजी पर ज्यादा निर्भर है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। और हाँ, फ्रांस विदेशी पूंजी पर ज्यादा निर्भर है और ये उसे बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति ज्यादा संवेदनशील भी बनाता है। ये बात सही है। तो फिर इटली वाली बात? लेकिन इटली के मामले में जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि हाल में नई विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ा है। ये भरोसे में सुधार का संकेत है, भले ही कुल होल्डिंग अभी कम हो। पॉइंट ये है कि ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है। अच्छा, समझी। और एक और सकारात्मक बात यह है कि इटली जल्द ही यूरोपीय संघ की उस अनुशासनात्मक प्रक्रिया से बाहर निकल सकता है, जिसका जिक्र हमने फ्रांस के संदर्भ में किया था। अच्छा, जिससे फ्रांस अभी जूझ रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसा इसलिए क्योंकि इटली का बजट घाटा अब जीडीपी के 3% के लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। ये तो अच्छी खबर है इटली के लिए। जी, और तो और ऐसी अटकलें भी हैं कि फिच जल्द ही इटली की रेटिंग बढ़ा सकता है। ये फ्रांस की रेटिंग कटौती के ठीक उलट होगा। तो इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर इटली की बॉन्ड यील्ड्स को कम करने में मदद की है। तो क्या ये सच में इटली की जीत है या फिर ये फ्रांस की हार ज्यादा है? क्योंकि कई विश्लेषक तो यही कह रहे हैं कि जो बराबरी हुई है ये शायद इटली की अपनी अंदरूनी ताकत से ज्यादा फ्रांस की हालिया समस्याओं की वजह से हुई है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब शायद हाँ और ना दोनों में। देखिए, अगर हम थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखें तो ये मानना पड़ेगा कि इटली की अपनी पुरानी और गहरी चुनौतियां कहीं नहीं गई हैं। मतलब वो समस्याएं अभी भी हैं। बिल्कुल, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इटली पर अब भी यूरोजोन का दूसरा सबसे बड़ा कर्ज का बोझ है, ग्रीस के बाद, अगर जीडीपी के अनुपात में देखें तो। और ये फ्रांस के कर्ज के स्तर से कहीं ज्यादा है। ओह हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। और इटली की वो समस्याएं जिनका हम सालों से जिक्र सुनते आए हैं, गिरती आबादी, महिलाओं की कम रोजगार दर, धीमी आर्थिक वृद्धि, वो सब अभी भी मौजूद हैं। ये चीजें देश की लंबी अवधि की तरक्की की राह में रोड़ा बनी हुई हैं। विकास दर भी कम हुई है शायद। हाँ, हाल ही में इटली की अपनी सरकारी सांख्यिकी एजेंसी ने ही इस साल के आर्थिक विकास के अनुमान को 0.8% से घटाकर 0.6% कर दिया है। इसलिए भले ही इटली की बॉन्ड यील्ड और जर्मनी की बॉन्ड यील्ड, जिसे यूरोजोन में सबसे सुरक्षित माना जाता है, उसके बीच का अंतर यानी प्रीमियम कम होकर 100 बेसिस पॉइंट से नीचे आ गया है, जो कि अच्छी बात है। हाँ, ये तो सकारात्मक है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि इटली के कर्ज से जुड़े सारे खतरे टल गए। बाजार की धारणा बदल सकती है और अभी बदली भी है, लेकिन जमीनी हकीकत बदलने में वक्त लगता है। ये यील्ड स्प्रेड का कम होना एक तात्कालिक राहत या भरोसे का संकेत जरूर है, पर यह इटली की बुनियादी आर्थिक चुनौतियों का हल नहीं है। समझ गई। तो आगे क्या? निकट भविष्य में क्या तस्वीर बनती दिख रही है? प्रधानमंत्री बायरो की सरकार गिरने के बाद ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि फ्रांसीसी कर्ज पर दबाव बना रहेगा, कम से कम इटली के मुकाबले तो जरूर। हाँ, ऐसा लगता है। निवेशक अब फ्रांस की राजनीतिक दिशा और नई सरकार की आर्थिक योजनाओं को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्लोजली मॉनिटर करेंगे। और रेटिंग एजेंसियों का क्या? वो भी दोबारा देखेंगी। हाँ बिल्कुल, और ये रुझान और तेज हो सकता है क्योंकि आने वाले हफ्तों और महीनों में रेटिंग एजेंसियां दोनों देशों के वित्तीय सेहत का फिर से आकलन करेंगी। फ्रांस के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा उसका अगला बजट होगा। वो कब आना है?
उसे 7 अक्टूबर तक संसद में पेश किया जाना है। और इस बजट को लेकर काफी अनिश्चितता है। क्या नई सरकार खर्च में कटौती के वो मुश्किल फैसले ले पाएगी? क्या वो यूरोपीय संघ के नियमों का पालन कर पाएगी? ये सब सवाल है। और इस अनिश्चितता का सीधा असर बाजार पर पड़ता है। निवेशक स्पष्टता चाहते हैं। जब तक वो नहीं मिलती, वो जोखिम लेने से कतराते हैं या फिर ज्यादा ब्याज मांगते हैं। अगर फ्रांस का बजट बाजार को भरोसे में नहीं ले पाया तो फ्रांस के लिए उधार लेना और महंगा हो सकता है। और ये फासला इटली के साथ शायद और भी कम हो जाए, या क्या पता फ्रांस की यील्ड इटली से ज्यादा भी हो जाए। कुछ भी हो सकता है। चलिए, अब तक के इस पूरी बातचीत की जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे फ्रांस और इटली के 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड्स एक अभूतपूर्व तरीके से लगभग बराबर आ गई हैं। जी। इसके पीछे मुख्य वजह है, एक तरफ फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता और सरकारी खजाने को लेकर बढ़ती चिंताएं, और दूसरी तरफ इटली में तुलनात्मक स्थिरता और बेहतर राजकोषीय प्रबंधन। हालांकि इटली की अपनी पुरानी चुनौतियां जस की तस हैं। बिल्कुल सही सारांश। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या है? यूरोजोन के पूरे आर्थिक नज़ारे के लिए इसके क्या मायने निकलते हैं? ये घटना साफ तौर पर दिखाती है कि आज के दौर में, खासकर यूरोजोन जैसी आपस में जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, राजनीतिक स्थिरता और भरोसेमंद आर्थिक नीतियां ये निवेशकों के विश्वास के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हो गई हैं, शायद आर्थिक आंकड़ों से भी ज्यादा। या ये इस बात का संकेत है कि बदलते राजनीतिक माहौल में यूरोजोन के भीतर वो जो पारंपरिक मजबूत बनाम कमजोर अर्थव्यवस्थाओं का पुराना खाका था, वो बदल रहा है। मतलब कोर बनाम परिधीय वाली बात। हाँ, वही। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन्हें हम कोर या मजबूत मानते थे, वो अपनी कुछ चमक खो रहे हैं, और जिन्हें परिधीय या कमजोर माना जाता था, वो तुलनात्मक रूप से बेहतर कर रहे हैं? कम से कम स्थिरता के मामले में तो ऐसा दिख रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और एक और पहलू है जिस पर गौर करना जरूरी है। दोनों ही देशों पर कर्ज का पहाड़ बहुत ऊंचा है, फ्रांस का भी और इटली का तो और भी ज्यादा। हाँ, ये चिंताजनक है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर भविष्य में कोई और बड़ा आर्थिक तूफान आता है, जैसे कोई वैश्विक मंदी या कोई नया ऊर्जा संकट, तो ये ऊंचे कर्ज के पहाड़ कैसे टिकेंगे? क्या ये यूरोजोन में एक नए संकट को जन्म दे सकते हैं? ये तो बहुत गंभीर सवाल है। हाँ, और ये सवाल न सिर्फ यूरोप के लिए अहम है, बल्कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता और भारत जैसे देशों के लिए भी मायने रखते हैं, जिनके यूरोपीय संघ के साथ गहरे आर्थिक संबंध हैं। इन सवालों पर हमें लगातार नजर रखनी होगी। ये वाकई सोचने वाली बात है, और यकीनन यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये विश्लेषण काफी महत्वपूर्ण होगा। हम अपने सभी श्रोताओं से, खासकर यूपीएससी अभ्यर्थियों से, आग्रह करेंगे कि वे इस विषय पर अपनी राय और सवाल नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपको क्या लगता है, क्या ये रुझान जारी रहेगा? यूरोप और दुनिया पर इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? हाँ, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारी ये गहन पड़ताल पसंद आई तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया और आपके सवाल हमें भविष्य में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर और गहरी चर्चा करने में मदद करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, द डीप डाइव पर।